क्योंकि 1:10 हो गए हैं। हाँ जी मैम, कर दीजिए शुरू कर दीजिए, जिसको आना होगा आ जाएगा। कल क्या किया था हमने, बताओ जल्दी से बताओ। कल कौन सा युग कर रहे थे हम? मैम द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? मैम अच्छा, इनका सबसे बड़ा आर्टिकल क्या था जिसने बहुत बड़ी क्रांति लाई थी द्विवेदी युग में? मैम कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। हाँ। फिर इन्होंने सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा? मैम इससे प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त ने ग्रंथ लिखा था गौतम बुद्ध जी की पत्नी पे। हाँ, उनका क्या नाम था? यशोधरा। हाँ। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो सबसे बड़ा, मतलब उस युग का, देखो वो तो था ही मानवता, राष्ट्रीयता, क्योंकि देश गुलाम था। ये तो चलता रहेगा जब तक देश को आजादी नहीं मिलेगी। तो जब देश गुलाम होता है तो सबसे ज्यादा क्या समझाया जाता है कि जाग जाओ और अपने ऊपर, अपनी ऊपर होने वाली गुलामी को, दास्ता को देखो, जो तुम्हारे पास शोषण हो रहा है उसके प्रति लोगों को जगाया जाता है। तो जब इन्होंने लिखा कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, तो उससे प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा लिखी, साकेत लिखी लक्ष्मण की पत्नी को, उर्मिला को लेकर। साकेत उन्होंने लिखा खंड काव्य। कौन सा खंड काव्य लिखा? साकेत। उसमें उन्होंने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के बारे में लिखा। एक लिखा विष्णु प्रिया, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी विष्णु प्रिया, उनको लेकर इन्होंने एक काव्य ग्रंथ लिखा। जितने भी इन्होंने नारी पात्र उठाए उनमें कुछ न कुछ विशेष बात थी। तो इनका सबसे बड़ा योगदान मैथिली शरण गुप्त का द्विवेदी युग को ये है कि इन्होंने नारी विषयक ग्रंथ लिखे। और भी ग्रंथ लिखे इन्होंने, देश प्रेम से संबंधित बहुत सारे काव्य ग्रंथ लिखे, लेकिन जो यशोधरा था वो इनका सबसे प्रमुख खंड काव्य था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। पहला तत्व था राष्ट्रीयता की भावना, है ना, कि देशभक्ति की भावना। तत्कालीन जो हमारी राजनीतिक सांस्कृतिक चेतना कम हो रही थी, उन सबको पैदा करना लोगों के अंदर। साहित्यकार, विचारक, समाज सुधारक, कवि, मनीषी, जितने भी हमारे प्रबुद्ध व्यक्ति थे, पराधीनता को इन्होंने सबसे बड़ा अभिशाप बताया और स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु क्रांति करने एवं बलिदान होने की भावना को जगाया। फिर था मानवीयता, कि मानव मात्र के सुख दुख को समान समझो। मानव मात्र के सुख दुख का उन्होंने सहज और स्वाभाविक चित्रण किया। भारत के दीनहीन किसानों का, बाल विधवाओं का, बेमेल विवाह का,
वेश्यावृत्ति का, इन सब का उन्होंने विरोध किया और बड़ा मार्मिक चित्रण किया। शिक्षा रहित, नारी समाज की दुर्दशा, पराधीनता का बड़ा सही वर्णन किया। उच्च जाति द्वारा निम्न जाति का शोषण और उनके प्रति अत्याचार, दुर्व्यवहार का चित्रण किया। भारतीय नारी की करुणामयी दशा का वर्णन किया। मैथिली शरण गुप्त ने कहा, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कल मैंने आपको यहाँ तक कराया था, ठीक है। द्विवेदी Yes, युग ma'am. की आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं और इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो ये है कि इन्होंने नारी जाति के प्रति बहुत कुछ लिखा। और किससे प्रेरित होकर लिखा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम अभी मैम बच्चे 30 से 35 ही आए हैं, तो मैम हाँ। 5 मिनट रुक सकते हो आप, मतलब ताकि जब तक और बच्चे आ जाएं। आप भी देखो 1:17 होगा यार, 10 मिनट मैंने वेट करके शुरू किया था। मैम हमारी 1:15 से क्लास होती है ना? नहीं, 1 बजे से होती है। मम्मी पता नहीं। 1 बजे से ओके होती है मैम, मैम। ओके मैम, ओके। मुझे लगा 1:15 से होती है। नहीं, 1 बजे से होती है। ओके मैम, ओके। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने देखो, जो राष्ट्र प्रेम की भावना है ना, वो भारतेंदु युग से हमें आगे, काफी आगे तक मिलेगी, जब तक देश हमारा आजाद नहीं हो जाएगा। देश की जो पराधीनता की समस्या है ना, वो सबसे ज्यादा है। तो जब तक वो नहीं खत्म हो जाएगा, आजादी का प्रसंग नहीं खत्म हो जाएगा, तब तक यही चलता रहेगा। राष्ट्रीयता हमें हर उसमें मिलेगी, छायावाद में भी मिलेगी। तो नारी महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित होकर उन्होंने, मैथिली शरण गुप्त ने काव्य ग्रंथ लिखे नारी को लेकर, ठीक है। अब हम आगे करेंगे। इन्होंने, क्योंकि हमारा समाज, राष्ट्र अशिक्षित था, अनपढ़ था, उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं था, तो इन्होंने नैतिकता एवं आदर्श स्थापित किया। द्विवेदी योगिन जो काव्य है उसमें नीति परक एवं आदर्शवादी विचारधारा है। नैतिकता की पृष्ठभूमि पर इन्होंने असह्य पर, जो मतलब असहनीय है, उन पर सहनीयों की विजय दिखाई गई। दरअसल में ये जो काव्य है द्विवेदी युग का, इसमें कोई ऐसा आपको काव्यात्मक सौंदर्य नहीं मिलेगा कि बहुत सुंदर ढंग से अलंकार, रस, छंद इनकी की, मतलब जो बातें की गई हैं युग की मांग को देखकर की गई हैं कि इस समय सौंदर्य वौंदर्य को रखो साइड में, देश को आजाद करने के लिए लोगों को समझाओ, जो मूल उस समय की आवश्यकता है, उन्हें जागरूक करो कि आजादी प्राप्त करनी है किसी भी कीमत पर। आजादी का मूल्य समझो आप, और आजादी किसी भी कीमत पर लेनी पड़े, हम उसे लेकर रहेंगे। तो देश भक्ति और राष्ट्रीय के साथ साथ इन्होंने नैतिकता की भी बात की, आदर्श की बात की। उन्होंने कहा आज देश हमारा
पराधीन है, तो आदर्शवादिता के अंतर्गत इन्होंने स्वार्थ भाव का त्याग, कि अब अपना निजी स्वार्थ जो है उसे छोड़ दो। इन्होंने कहा कि जब देश आजाद नहीं है, गुलाम है, तो हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब समान हैं, हम सबको मिलकर आजादी प्राप्त करनी है, हमें अपना अपना कर्तव्य पालन करना है, आत्म गौरव को बनाए रखना है और अपने गौरवशाली अतीत को याद रखना है तथा अन्य सामाजिक हित वालों में द्विवेदी जी स्वयं अयोध्या से हरिओ थे, मैथिली शरण गुप्त थे, राम नरेश त्रिपाठी थे। तो उन्होंने काव्य का उद्देश्य बताया कि उपदेश देना नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम राष्ट्रहित की बात करें, जनहित की बात करें। तो उन्होंने कविता की 2 पंक्ति हैं, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मनोरंजन करना कवि का कर्म नहीं है, कवि का कर्म है कि लोगों को ऐसा उपदेश दे जिससे कि उनका जाति कल्याण, देश कल्याण, ये सब भावनाएं उससे जुड़ी हुई हों। हमारा उद्देश्य सबसे पहला ये है कि हम अंग्रेजों को देश से बाहर करें और उसके लिए हमें कोई भी नीति अपनानी पड़े। हमारे यहाँ देखा नहीं आपने, 2 दल बन गए थे, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल में तो भगत सिंह, सुखदेव ये सब आते थे, राजगुरु। और गांधी जी और दूसरे लोग थे वो आते थे नरम दल में। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमें आजादी प्राप्त करनी है तो हमें कोई भी रास्ता अपनाना पड़ा, हम अंग्रेजों को बाहर खदेड़ेंगे, उन्हें बाहर निकालेंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि साधन की पवित्रता पर ही साध्य निर्भर होता है। अगर साधन ही अच्छे नहीं होंगे तो साध्य कैसे अच्छा होगा? लड़ाई झगड़े से, हिंसा से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मार काट से। लेकिन जो भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, उन्होंने कहा कि ये सब बातें ना इस समय अच्छी नहीं लगती जब देश गुलाम है, हमें देश को आजादी दिलानी है और वो किसी भी कीमत पर मिलेगी, हम उसे प्राप्त करके रहेंगे। अच्छा, द्विवेदी युग इन काव्य में सबसे बड़ा क्या था? कविता के जो विषय थे वो बड़े व्यापक थे। क्यों व्यापक थे? क्योंकि देश को आजाद कराने के लिए उस समय हमें क्या करना था भाई? देश जब आजाद होगा तो वो देशवासियों के द्वारा ही होगा ना, और देशवासियों के द्वारा होगा तो देशवासी जो है वो तो सोए हुए हैं, तो सबसे पहले उन्हें जागृत करो, उनमें शिक्षा का भाव भरो, नारी सम्मान का भाव भरो, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भाव भरो, उनके अंदर आत्म गौरव पैदा करो, भारत के अतीत का जो गौरव है, अतीत का जो स्वर्णिम पन्ने हैं उनको दोहराओ। तो ये सब जो बातें थी उस समय प्रस्तुत की गई। जो कविता थी उसमें उन्होंने बहुत सारे विषय लिए, विविध विषयों पर लिखी गई, जैसे परोपकार, कृषि, किसानों की हालत, इन सब बातों पर उन्होंने कविता की रचना की। और उस रचना के माध्यम से उन्होंने जो वर्ग हमारा दुर्बल था
उसको समझाया और उसको सर्वोपरि मानने के लिए कहा कि तुम अपना कर्तव्य कर्म जो करते हो उसके प्रति जागरूक रहो। ये नहीं कि जो आया आपका शोषण कर ले, जो आएगा वो आपसे अपनी मनमानी करा ले। आपको वो सब नहीं करना है और अपने कर्तव्य के प्रति आप सचेत हो, अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहो। ये नहीं कि आप कर्तव्य करे जा रहे हैं और आपको अपने अधिकार मिल ही नहीं रहे। तो उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए भी आपको यदि संघर्ष करना पड़ता है तो आप करो। तो मेन बातें जो थी द्विवेदी युग में वो राष्ट्रीयता की भावना तो इतनी सर्वोपरि और इतनी आवश्यक थी कि जब हम गुलाम हैं, आप ये सोचो, जब हम गुलाम हैं, हमारे घर में कुछ ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व आकर रुक जाते हैं जो हमारे अपने नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अपने घर से बाहर निकालोगे ना, हटाने का प्रयास। यस मैम। बाहर निकालोगे। तो बाहर निकालने के लिए आपको घर वालों को सबको एकजुट होना पड़ेगा। एकता में बल है ना। अगर आप एक नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो आपका उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करोगे? उन्हें निकालने के लिए सब अपने घर वालों का क्या होता है, किसी का मुंह इधर है, किसी का उधर है, तो आप उन सबको समझाओगे कि देखो जाग जाओ, अगर हमें अपनी आजादी चाहिए, हमारा घर मतलब भारतवर्ष, और उसमें विदेशी तत्व आ गए हैं जो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, पूंजीवादी व्यवस्था आ गई है, हमारे गरीब भाइयों का शोषण होता है। उसमें वो किसान से क्या हो गया, मजदूर बन गए हैं। किसान थे तो वो अपनी जमीन के मालिक थे, है ना, अपनी खेत की पूजा करते थे, उसमें फसल उगाते थे, अपनी भूमि से कितना प्यार करते थे। हर किसान जो है अपनी भूमि से बेहद प्यार करता है, इतना प्यार करता है वो धरती को माता मानता है, इतना उसके मन में अथाह प्रेम। तभी तो वो बरसात हो, बिच्छू, पिस्सू, सांप, कीड़े मकोड़े, कोई भी हो, और किसी से कोई डरते नहीं है। और कितना काम करते हैं, लगातार काम करते हैं धूप में। पूस की रात सर्दी की सबसे भयंकर रात होती है, उसमें काम करते हैं। हर उसमें मौसम में, कड़कती धूप में, ठिठुरती सर्दी में, भरी बरसात में वो काम करते हैं, अपनी धरती से प्यार करते हैं। और मान लो उनसे वो धरती छीन ले, कोई किसान से उन्हें मजदूर बना दे, तो आप क्या कहेंगे कि वो तो जीते जी मर गया। आपकी धरती आपसे छिन गई और वो आप किसान से आपको मिलों में काम करने के लिए मजदूर बना दिया। मजदूर हो आप तो आपका शोषण होगा, खूब जबरदस्त शोषण होगा, तो आप इससे रहोगे, फिर तो गुलाम, और ज्यादा गुलाम हो जाओगे। जब आपका अपना ही कुछ नहीं रहेगा तो आप क्या हो जाओगे, दूसरों के अधीन हो जाओगे। तो ऐसे हम अंग्रेजों के अधीन हो गए। उन्होंने कहा ये पराधीनता अगर हमें छोड़नी है तो हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। हमने अपने घर में लड़कियों को 4 दीवारी में बंद किया हुआ है। मैंने कल आपको बताया था, गांधी जी ने कहा कि अगर स्त्रियां मेरे साथ नहीं आई तो मैं 100 वर्ष प्रयत्न करके भी देश को आजाद नहीं करा पाऊंगा, बोला था ना। तो ये सारा जो
पूरा चित्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, ये पराधीन भारत का था। और इन सबको एक एक करके हमें सुधारना था और अपने देश को आजाद कराना था। फिर नारी विषयक बात की महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, उससे प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा साकेत और विष्णुप्रिया ग्रंथ लिखे, जिनमें नारी से संबंधित बातें की गई, नारी जागरूकता की बात की गई। आगे आपको यहाँ तक समझ में यस मैम। सबको आया है या बस एक ही, बाकी सब लोग हैं कहाँ? यही है मैम, यही है। यहीं पे है मैम सब। यस मैम। सारे अब यहीं हैं। आएगी बात कि इन्होंने जो काव्य का विषय वस्तु थी कि किसके क्या विषय वस्तु, मतलब किस विषय पर लिखा जाना चाहिए, तो इन्होंने बहुत सारे विषय लिए। परोपकार, कृषक, ईर्ष्या, निद्रा, साधु, पुस्तक प्रेम, ये सारे उस समय के काव्य के विषय थे। ठीक है, अब आता है कला पक्ष में क्या क्या आता है। रस, छंद, अलंकार, प्रकृति, संगीत, ये सब जो है, ये उस समय के ये सब काव्य तत्व जो है हमारे कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो जो प्रकृति का चित्रण किया गया उसमें कल्पना का, देखो जो प्रकृति, कवि जो होता है कल्पना का सहारा लेता है, बिना कल्पना के सहारे वो निर्माण नहीं कर सकता। आज आप फिल्में देखते हो, कहानी जो है वो बड़ी ऐतिहासिक है, लेकिन कल्पना का समावेश तो वो करता है ना अपनी तरफ से, इतनी छूट होती है उसके पास। गाने जो हैं वो सब काल्पनिक होते हैं, बहुत सारे जो चित्र होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। तो जो कवि है वो कल्पना का समावेश यथार्थ के साथ साथ वो कल्पना का समावेश भी करता है अपने काव्य में। तो उन्होंने जो प्रकृति का चित्रण किया उसमें प्रकृति को बड़ा वैभवशाली दिखाया और उसमें यथार्थ के साथ साथ कल्पना के कारण, कल्पना का सहारा लेकर उन्होंने प्रकृति को बड़ा स्वाभाविक और यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें मैथिली शरण गुप्त के उसमें प्रकृति का सुंदर वर्णन है, राम नरेश त्रिपाठी का बहुत सुंदर वर्णन है, इन सब ने प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, देखो जो प्रकृति का चित्रण किया जाता है, प्रकृति में मैंने आपको बताया था क्या क्या उपादान होते हैं। नदी, पर्वत, पहाड़, झरने, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पेड़ पौधे, पत्तियां, सब होते हैं ना। इन सब पर उन्होंने, इन सब को वो किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने काव्य सौंदर्य में कोई, अब जो अगला आएगा ना छायावादी युग, उसमें बहुत सुंदर वर्णन हुआ है, उसमें नए नए बिंब, नए नए तरीके, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है वहां पर। यहाँ पर जो प्रकृति थी उसको सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन उसमें मानवीय भावनाओं का आरोपण उन्होंने नहीं किया। जो छायावाद है उसमें उन्होंने प्रकृति को साक्षात मानवीय रूप में देखा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बड़ा इतिवृत्तात्मक है। जैसे इतिवृत्तात्मक का मतलब होता है जो जैसा है उसको वैसा ही चित्रित कर देना। ठीक है, आपको समझ आया? जी मैम। यस मैम।
हालांकि जो प्रकृति का वर्णन हुआ है वो बड़ा मनोहारी है, बहुत सुंदर है, लेकिन छायावाद जितना सुंदर नहीं है। और व्यंग्य, हास्य व्यंग्य की कविताएं लिखी गई। व्यंग्य किसके ऊपर किए गए बताइए? अंग्रेजों के ऊपर कटाक्ष किए गए। और मैम अंग्रेजों का जो साथ दे रहे थे उनके ऊपर भी। हाँ, मतलब सबके ऊपर, जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जो अंग्रेजों का मनोबल बढ़ा रहे थे, जो अंग्रेजों की भाषा को समझ नहीं रहे थे, अंग्रेजों का उद्देश्य नहीं समझ रहे थे। तो अब आप सीधे सीधे तो किसी को गाली दे नहीं सकते, है ना? तो उसके लिए आपको व्यंग्य और कटाक्ष, इन सबका आश्रय, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो ऐसे उनका आश्रय सहारा लेते हैं। तो उसमें उन्होंने जो व्यंग्य किए, उसमें राजनीतिक शोषण, है ना, कि देखो अंग्रेज हमारा कैसे शोषण कर रहे हैं। आडंबर, धर्म के नाम पर आडंबर, विदेशी सभ्यता का अंधा अनुकरण, इस पर उन्होंने बहुत व्यंग्य किया। विदेशी जो सभ्यता है, हम देखो, विदेशियों के पास संस्कृति नहीं है, सभ्यता है। हमारे पास संस्कृति भी है और सभ्यता भी है। तो बाल मुकुंद गुप्त जो है, उन्हें सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना जाता है। तो उन्होंने लिखा भी, बल्कि जो लॉर्ड कर्जन यहाँ पर आए थे तो उनके ऊपर व्यंग्य करते हुए गुप्त जी ने लिखा, बोले और करे कुछ और, यही है सब सच्चे के तोड़, मन में कुछ मुंह पे कुछ, और यही है सत्य का लोगोर। मतलब मुंह में इनके कुछ है, करते कुछ और है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो ये अंग्रेज ऐसे हैं। उन्होंने समझाया कि अंग्रेजों का जो स्वरूप है वो कैसा है, कहते कुछ है, इनकी कथनी और करनी में समानता ही नहीं है, कहते कुछ है, करते कुछ है। तो द्विवेदी युग में हास्य व्यंग्य की जो कविताएं थी वो बहुत प्रमुख थी। क्यों प्रमुख थी? क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने अपना दबदबा भारत पर बना लिया था। वो भारत को सोचते थे कि ये तो एक ऐसा देश है किसके साथ जैसा मर्जी लूट पाट करो, जैसा मर्जी शोषण करो, अनपढ़ है, अशिक्षित है, गंवार है, इनको कुछ पता ही नहीं है, आपस में ही झगड़ते रहते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इन सब के नाम पर लड़ते रहेंगे। इनको अपने अपने अधिकार ही नहीं पता। जिस आदमी को अपने अधिकार नहीं पता उसका तो कोई भी शोषण कर सकता है। आज अगर स्त्री अपने अधिकारों को नहीं जानेगी तो पूरा घर उसका शोषण करेगा, जब तक वो अपने अधिकार नहीं जानेगी। अधिकार जानने का मतलब यही नहीं है कि फिर राज करो, अधिकार आपको पता चल गए तो फिर आपका कोई फालतू में शोषण नहीं कर सकता, आपको कोई फालतू में परेशान नहीं कर सकता। फिर काव्य रूप, इस युग में खंड काव्य भी लिखे गए, मुक्तक काव्य भी लिखे गए और प्रबंधात्मक मुक्तक काव्य भी लिखे गए। इस युग में जो काव्य की रचनाएं हुई वो ज्यादातर मुक्तक रूप में हमें देखने के लिए मिलती है। समझ में आया? बताओ भाई, समझ में आया या नहीं? यस मैम। आपको समझ में नहीं आया है, जो आपकी आवाज में ढीलापन है ना, वो आप मुझे बता रहा है कि आपको समझ में नहीं आया है, जबकि ये सबसे सरल का वो है युग। इस युग में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, मुझे ये बताओ।
बताओ। मैम जो लोग थे उन्हें अपना अधिकार नहीं पता था देश, और सबसे पहले आप ये बताओगे, देश पराधीन था, ये देश पराधीन था, देश yes, ma'am. गुलाम था, हम्म, और गुलामी और की, जो गुलाम होता है ना, हम्म, उसे कोई ज्ञान नहीं होता, कुछ पता नहीं होता गुलाम को। जैसा जिसने कहा गुलाम हाँ में हाँ मिलाता रहेगा। आप के यहाँ जो काम होता है उसमें आप नौकर को रखते हो, तो नौकर क्या है, वो गुलामी तो है आपका। आपने कहा ये कर वो कर देगा ना सब कुछ। तो हम तो इस रूप में गुलाम थे कि हमारा अपना सब कुछ, नौकर तो भाई आपसे पगार लेता है इसलिए गुलामी कर रहा है, हमारा तो अपना ही सब कुछ, और हमसे छीन के बाहर भेज दिया और वहां से मंगवाया, हमसे दुगने पैसे ले लिए। तो जो राष्ट्र प्रेम की भावना थी और समाज में क्या क्या दुर्गति थी, ये मैंने आपको बता ही दिया। नारी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में। धर्म के क्षेत्र में क्या क्या थी बुराइयां, बताओ। अरे इतने दिन से हम बातें कर रहे हैं ये सब। धर्म में क्या है, ऊंच नीच की समस्या, मंदिरों में जाने नहीं देते थे हरिजन और जो दूसरे होते थे। छोटे छोटे कास्ट के छोटे मैम। छुआछूत की भावना, यस धर्म के नाम पर लोगों को लूटना, कि धर्म आप के ये नाम पे कराओगे। लोगों को बांटना भी मैम। धर्म के नाम पर जन्म मरण मृत्यु, जिन्हें संस्कार, अच्छी फसल हुई तो धर्म के नाम पर दान दो, नहीं हुई तो आपके ऊपर मैम भगवान। हर एक चीज में धर्म को जोड़ देते थे। हाँ, हर धर्म के नाम पर तो सबसे ज्यादा शोषण किया, क्योंकि धर्म जो है हमारी प्राण शक्ति है। हम धर्म के बिना नहीं रह सकते। धर्म के नाम पर हमसे जो मर्जी करवा लो, आप वैसे किसी को एक पैसा नहीं दोगे, लेकिन धर्म के नाम पर आप सब कुछ दे दोगे। तो जो धर्म के नाम पर हमारा शोषण होता था, सामाजिक शोषण में बताया मैंने, लड़कियों के साथ अत्याचार, गरीबों के साथ अत्याचार, है ना। लड़कियों के मामले में तो आप बताओ कौन कौन सा होता है नारी इसमें। शिक्षा का पहले तो लड़की के जन्म से मैम। ही बोलो। यस मैम। प्रेमचंद की एजुकेशन कहानी शिक्षा है, का लड़के के चक्कर में उसकी 8 लड़कियां हो जाती हैं और अंत में मां मर ही जाती है। 8वीं लड़की को जन्म देते हुए वो मर जाती है। शिक्षा का निषेध लड़कियों के साथ, बाल विवाह, विवाह निषेध, बेमेल विवाह निषेध, वेश्यावृत्ति, सती प्रथा, ये सब लड़कियों के साथ था ना, स्त्रियों के साथ। इन सब का विरोध किया गया। तो भारतवर्ष में इन सभी क्षेत्रों में समस्याओं का पूरा घर था। मैं अभी उठ के जाऊंगी, पता लगातार हो गई, पहले ना बीच में गैप होता था। मैं भी क्या समस्या हो गई है ये बताओ भाई। माइक ऑन हो गया हो गलती लड़ाई से। हो रही है किसी के पीछे से। इधर गुप्ता मैम उसका म्यूट कर लो गलती से भाई, माइक ऑन हो गया। म्यूट कर लो, म्यूट कनक को म्यूट कर लो। तो जो समस्याएं थी वो, पहले मुझे जब तक आप ये नहीं समझ जाओगे ना कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं थी, ना आप भारतेंदु युग कर पाओगे, ना द्विवेदी युग, न छायावाद युग, न प्रगतिवाद, कोई युग नहीं कर पाओगे। पहले मुझे बताओ, परिवार से समस्या शुरू होती है, बताओ कौन कौन सी समस्या शुरू होती है। परिवार से? हाँ,
उसको क्या बोलेंगे, मतलब ठीक है ना। मैम वो शिक्षा का, उसमें तो ये डाल सकते हैं ना परिवार में। परिवार में कौन कौन होता है, आप बड़े सरल तरीके से समझो। सब होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन। हाँ तो दादा दादी, दादी माता दादा, पिताजी, दादी भाई, है ना, ताऊ ताई। चाचा चाची, ताता, मौसा मौसी, मामा मामी, नहीं, हम वो सारे। आपके परिवार में नहीं होते, मौसा मौसी मामा अच्छा मामी। अच्छा अच्छा, मतलब दादा दादी, दादा दादी, हम्म। सॉरी। हाँ तो वहां क्या है, नारी का मान। पहले नारी को सम्मान नहीं मिलता था, हम्म सारा दिन उसको काम करना पड़ता था, उसको उसके कर्तव्य याद दिलाए जाते थे, और अधिकारों के नाम पर शून्य। हो गया, समझ में आ गया। यस फिर मैम। है लड़की, परिवार की जो धुरी होती है वो लड़की के करीब घूमती है, और लड़कियों के साथ आपको मैंने सारी समस्या बताई है। शिक्षा की समस्या सबसे पहले तो अगर आपके घर में लड़की हो गई तो समझो आपके घर में मातम छा गया। आज भी आप देखो लड़कियों की भ्रूण हत्या हो जाती है, लड़कियों के, लड़के के चक्कर में लड़कियों का ढेर लग जाता था। मैम आज भी कहीं कहीं जगह ना, अगर लड़की पैदा होती है तो अभिशाप माना जाता है आज भी, मतलब हाँ, गांव एरिया में। मातम बन जाता है घर में। हम्म दीदी आपके गैस तो नहीं खुली हुई? तो उसके अलावा और बताओ, लड़के और लड़की में भेदभाव, दहेज की समस्या, पहले पढ़ाओ फिर शादी करो बहुत। छोटी उम्र में, फिर हाँ, दहेज की समस्या, मतलब दहेज और बहुत सा मैम लड़कों लड़कियों में मैम मेन बात शिक्षा भी नहीं दिया जाता है लड़कियों को फर्क लड़के के होता है हिसाब ना, से। भेदभाव होता है हाँ ना उनमें। हाँ। तो ये सारी समस्याएं परिवार में होती थी। समाज में बताओ। मैम मैम समाज में ये, समाज में जातिवाद था।